वॉइस आ रही बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है? ब्राइटनेस ऑफ बोर्ड, ब्राइटनेस ऑफ बोर्ड सही है? बोर्ड का ब्राइटनेस सही है? चलिए, तो बच्चे हम लोग इसके पहले के लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टडी किया गया था और आपके लेवल पर इंटरनल एनर्जी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया था। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरी थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं टलती है, वह है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, तो आप एक हेड बना लीजिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, इसका नोटेशन क्यू, और ये कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी लिखा होता है। क्यू और कैपिटल क्यू, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट अगर बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, तो आपके माइंड में इमेज क्या बनेगा पहले? क्योंकि अगर वो फील कर लोगे तो याद करना या किसी को बताना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, दो दो कंट्राडिक्टरी शब्दों का मैं प्रयोग करने चल रहा हूं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक मोड ऑफ एनर्जी। बच्चे ध्यान देना लैंग्वेज पर। फॉर्म ऑफ एनर्जी और मोड ऑफ एनर्जी कहने के लिए सिनोनिमस तो लग रहे हैं, लेकिन फिजिकली इनमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। अब ये हीट क्या है, तब मोड है या फॉर्म है, तो आप सभी लोग इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, a region of high temperature to region of low temperature, that is called heat. In the form of energy which transfers from one body of a higher temperature to another body of lower temperature is called heat. ठीक, आई होप बात शायद समझ में आ गई होगी सबको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट। दूसरी बात ध्यान देना कि हीट सिस्टम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना है, तो क्या इमेज होगा? वेन एवर हीट गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम, इसका मीनिंग क्या हो बच्चे? कि सिस्टम इज एट हाई टेम्परेचर compared to the surrounding. That's why heat given from the system to the surrounding. ऐसी कंडीशन में हीट टेकन टू बी नेगेटिव, हीट टेकन टू बी नेगेटिव, ध्यान देना इसको, हीट टेकन टू बी नेगेटिव। यही बात रिवर्स कर दो आप, आपको एक ही तो समझना है। जो सिस्टम को समझ लो, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वही अपोजिट कर दो। इट मीन्स वेन एवर हीट टेकन by the system, it means supplied from the surrounding, it means
surrounding is at high temperature compared to the system. That's why heat flows from surrounding to system. Now heat taken as पॉजिटिव. इसको ऐसे याद कर लो, मेरा पैसा खर्च हुआ, मुझे पैसा मिला, क्योंकि पैसे का जमाना चल रहा, पैसे पे ज्यादा याद रहेगा. मेरा पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा खर्च हुआ, मुझे पैसा मिला, मुझे पैसा मिला. ये ह्यूमन नेचर है. पैसा खर्च हुआ जैसे लगता है कि ये पैदा हुए थे तो पूरा बांध करके लेकर आए थे. तो खर्च हुआ, हिट गई, यानी पैसा गया, तो नेगेटिव. हमें हमें तकलीफ हो रही, दैट इज नेगेटिव. मिल गया, खुशी आ गई, दैट इज पॉजिटिव. तो सिस्टम अगर हिट देगा तो नेगेटिव, हिट लेगा तो पॉजिटिव. उसके बाद के बच्चे एक बात ध्यान देना कि हीट नॉट द स्टेट फंक्शन, हीट नॉट द स्टेट फंक्शन, बट इट इज पाथ फंक्शन. पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर है ये पाथ पर डिपेंड होता है, ये स्टेट पर डिपेंड नहीं होता. सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं होता, ये पाथ पर डिपेंड करता है. ये ध्यान देना होगा आपको. तो हीट इज पाथ फंक्शन. ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ी कहानी बना लेते हैं हम लोग. द फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfers from one body at higher temperature to another body at low temperature. At low temperature is called heat. अब हीट है तो आपको पता है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसको किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, ये आइडिया आपके पास होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं. हीट के यूनिट की बात आपको करनी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट. ये कैलोरी हो सकता है, ये जूल हो सकता है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जो आप एनर्जी के लिए ऊपर यूज किए यूनिट, वही यूनिट यहाँ पर भी यूज की जा सकती है. ये आपको ध्यान देना है. ठीक है, याद रहेगा. एस या नो? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग. बोलिए. चलो आओ, पहले इसका करेक्टर लिखा देता हूं, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा. इट इज पाथ फंक्शन, it flows from high T, या पूरा लिख दो आप, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. It is a form of energy
energy, its unit may be joule or calories or kilojoule or kilocalorie और अर्क्स और अर्क्स, ऐसा आपके द्वारा यूज किया जा सकता है। कंप्लीट करके बताइए, मैसेज करते रहिए। ओके, आइए पीछे लिखना 1 कैलोरी, 1 कैलोरी की वैल्यू हम लोगों को जूल में एक्सप्रेस करना है। 1 कैलोरी की वैल्यू हमें जूल में एक्सप्रेस करना है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.184 कैलोरी। लगभग ये 2, 3 को सॉल्व करना 90 कैलोरी आएगा वैल्यू। ये 1 कैलोरी 4 पॉइंट, सुनो सुविधा के लिए सब लोग, सुविधा के लिए 4.2 यूज करते हो ये, लेकिन रियल वैल्यू आपके पास रखी है। इजीनेस के लिए हम लोग वो वैल्यू 4.2 जूल यूज करेंगे 1 कैलोरी, ठीक है। वन किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। आइए, यूनिट की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? इफ हीट इज गिवन फ्रॉम सिस्टम टू surrounding, then if heat is given from system to surrounding, then it is taken as negative, यानी minus q if heat is taken by system from surrounding, then it is taken as positive plus q. It is taken as positive plus q.
कंप्लीट। कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक, द concept of work। द concept of work। बस यही ध्यान देना, फिर यहाँ हीट और वर्क का एक ही डिफरेंस केवल दिमाग में रख लो बस। क्या वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। वो एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है, ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। तो द मोड ऑफ ट्रांसफर, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is called work। The mode of transfer of energy is called work। Full stop। The work is always taken into consideration, with respect to surrounding, यानी वर्क को हमेशा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है, लिया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्क always appears during state change of सिस्टम। बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क आपको तभी दिखाई देगा, यानी वर्क तभी दिखाई देता है जब सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। और अगर सिस्टम के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो कभी भी वर्क अपीयर नहीं होता है। ठीक है, और इतने नहीं, द वर्क always appears on the wall of system, वर्क हमेशा सिस्टम के वॉल पर अपीयर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर भी है कि हमेशा जो है ये सिस्टम के वॉल पर अपीयर होता है। ठीक, इसमें आपको ध्यान देना होगा। वर्क में ऐसे चार्ट बना रहा हूं, वर्क को आप इस तरीके से याद करिएगा। एक आपका ग्रेविटेशनल वर्क, बच्चे ग्रेविटेशनल वर्क WG = mgh, ये आपका ग्रेविटेशनल वर्क के रूप में इसे हम लोग कंसीडर करते हैं mgh के रूप में।
ग्रेविटेशनल वर्क। ठीक, दूसरा मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क माय डियर्स, यानी W मैकेनिकल इज इक्वल टू PEXT डेल्टा V। PEXT का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर। अभी इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी आगे हम बात करेंगे उस पर, तब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर की बात आपसे करता हूँ। यहाँ पर आपका ये मैकेनिकल वर्क। उसके बाद एक होता है बच्चे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क WE इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। Q जो है वो चार्ज है और V जो है वो पोटेंशियल है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल बोलते हैं इसको, या पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। ये वर्क को आप वर्क के टाइप को याद कर लो, वर्क के टाइप को, जनरल फार्मूला वर्क का मैंने रख दिया है। चार्ट कंप्लीट हो जाए तो एक बार आंखें बंद करके सोच लीजिए, चीजें दिमाग में बैठ रही नहीं बैठ रही है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण जो वर्क डन होता है जी, वह है आपका ग्रेविटेशनल वर्क। और डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होता है जी, वो होता है आपका मैकेनिकल वर्क। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण जो वर्क डन होता है, ये जनरली कहाँ मिलता है, ये सेल्स में देखने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण जो सेल के द्वारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैकेनिकल वर्क जो है आपका ये डिस्प्लेसमेंट पर फंक्शन करता है, इसमें पिस्टन और सिलेंडर का काम हम यूज करेंगे यहाँ पर, उसका देखेंगे। और उसके बाद आपके पास ग्रेविटेशनल वर्क, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इनमें ये दोनों वर्क हमको नहीं पढ़ने हैं, इस पूरे चैप्टर में केवल हम मैकेनिकल वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, ओनली मैकेनिकल वर्क को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है। चलिए, ये आप लोग पूरा कर लिया। और बच्चे, ये मोड ऑफ क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब यह भी तो एनर्जी ही है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो एनर्जी की यूनिट होगी वही हम सभी लोग लेंगे वर्क की यूनिट, यानी यूनिट ऑफ वर्क ये क्या होगा, वर्क यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी जनरली हम क्या लेते हैं, जूल या किलो जूल, ऐसा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आए जरा हम यहां पर बात करें, द यूनिट ऑफ वर्क इज generally taken as joule, taken as joule। ठीक है बच्चे, याद रहेगा शायद, ये बड़ा फेमस हो चुका है, कई बार हो चुका है, इसलिए जूल तो याद ही रहेगा। तो ये हम हीट में यूज कर ले रहे हैं, ये हम एनर्जी में यूज कर ले रहे हैं, ये हम वर्क में यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स होता है बच्चे। 1 जूल इज इक्वल टू आपका 10⁻7 अर्ग्स होता है। ठीक है। और इतने नहीं बच्चे, ये शायद फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, वहां तक पहुंचे होंगे, तो हालांकि मैकेनिक्स मेरे ख्याल से पहुंच चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो ये देखो 1 जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर, 1 जूल आपका 1 न्यूटन मीटर ऐसे यूज कर सकते हो। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के रूप में आपके द्वारा कंसीडर किया जा सकता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब बच्चे न्यूटन जो आपका है, न्यूटन मीटर जो आपके पास रखा हुआ है यहाँ पर, केजी मीटर की बात है, और उधर आपका पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 केजी। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में ये लेते हम लोग। 1 जूल की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 1 जूल की वैल्यू यहां से भी आपके द्वारा निकाला जा सकता है। अब देख लें आप, यहां पर न्यूटन देखो, मीटर पहले से लगा हुआ है,
तो न्यूटन में कौन सी यूनिट है इसको याद कर ले। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से। देख लें 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर लगा हुआ, मीटर ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया है। तो न्यूटन में क्या लगा हुआ है, देखिए किलोग्राम भी लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, पर सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है। यानी कि अगर न्यूटन को डिफाइन करना है तो क्या हो गया आपके पास, ये फोर्स की बात हो गई। न्यूटन किसके लिए यूनिट यूज करते हो आप, फोर्स के लिए यूज करते हो ना, ठीक है, फोर्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपका यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू कितनी हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में हो गई है। तो इस तरीके से आप सभी लोग जूल को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या न्यूटन जूल को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ये मैंने इसलिए रिकॉल कर दिया क्योंकि न्यूमेरिकल के समय जो यूनिट कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आता है और उसमें किसी और यूनिट में दिया रहेगा और ऑप्शन किसी और यूनिट में होता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी रहता है क्वेश्चन। तो इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ओवर का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो देखिए, कॉन्सेप्ट में क्या है, इफ वर्क डन बाई सिस्टम देन टेकन एज नेगेटिव यानी -w, ठीक है, ये ध्यान देना। इफ वर्क डन ऑन सिस्टम by surrounding taken as पॉजिटिव यानी +w। ये कन्वेंशन आप याद रखेंगे, ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, ठीक है। ये एसआई सिस्टम कन्वेंशन है आज का। जो पहले क्या था, उल्टा था। पहले का कन्वेंशन क्या था बच्चे, पहले का कन्वेंशन था कि ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं वेट ओल्ड कन्वेंशन, ये पॉजिटिव लेते थे और निगेटिव लेते थे ये, ठीक है। इसका मैं विजुअलाइजेशन करा देता हूं। जैसे हम लोग पहले थर्मोडायनामिक्स हमारी क्या सोचती थी कि सिस्टम ने काम किया, तो जैसे हमारी आपकी एक आदत है ना कि हम जब कोई काम करते बड़ी खुशी होती, काम किया काम किया काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, बड़ा खुशी होती, इजहार करते हो आप, तो उसको पॉजिटिव इंटेंशन में लिया जाता है कि हमने काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो यू आर द सिस्टम। दैट्स व्हाई विथ रिस्पेक्ट टू वर्क, यू आर डूइंग वर्क, यू हैव डन वर्क, दैट्स व्हाई यू बिकम हैप्पी। तो रिगार्डिंग वर्क जो है क्या हो गया आपके पास, रिगार्डिंग वर्क क्या हो गया, पॉजिटिविटी में आप हो गए। लेकिन जरा उसके बदले में सोचो, आपने क्या किया, आपके बॉडी का एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ बच्चे। तो एनर्जी के सेंस में ये एसआई सिस्टम बाद में डेवलप की गई। बाद में इसका कन्वेंशन आया कि नहीं भाई, काम ठीक है, अच्छी बात है, काम हो रहा है, काम तो मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, लेकिन उसके बदले क्या हो रहा है, सिस्टम एनर्जी का लॉस कर रहा है, ठीक है, सिस्टम एनर्जी का लॉस कर रहा है। इसलिए सिस्टम के द्वारा वर्क अगर किया जा रहा है तो उस वर्क को आप नेगेटिव के रूप में कंसीडर करेंगे। और अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि उसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो उस पर वर्क अगर हो रहा है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव। पहले क्या मानते थे, नेगेटिव। तो ओल्ड कंसेप्ट है और न्यू एसआई कंसेप्ट आपका। तो चूंकि एसआई यूनिट हमारी मजबूरी है फॉलो करना है, इसलिए हम सभी लोग ये कन्वेंशन को लेकर के चलेंगे। वर्क नेगेटिव, वर्क डन बाई सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है बच्चे, याद रहेगा, याद रहेगा, प्लीज रिप्लाई एस। ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपका एक यूनिट कन्वर्जन का, एक वर्क के टाइप को लेकर के, एक वर्क जो है कौन कर रहा है और उसका साइन क्या होगा। साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान देना, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिस्टम कर रहा है तो नेगेटिव, सराउंडिंग कर रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी आप कर रहे हो, आपके द्वारा काम किया जा रहा है, वो नेगेटिव माना जाएगा, वो नेगेटिव, क्योंकि मैं आपको सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। और आपके ऊपर कोई वर्क कर रहा है तो आपके, जैसे एक सिंपल सी बात होती है, सिंपल एक लॉजिक है, जैसे हम लोग मजाक में ही, और विशेष तौर पर जब लड़कियां 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद मिलती हैं, हैं कहाँ थी तुम, हैं इतना दिन कहाँ थी, हमारी याद नहीं आ रही तुमको। अब ये देखो, जिसने मारा, ये
भले प्यार से मारा, वो चोट नहीं लगी है, जिसने मारा ऐसा उसने वर्क किया, उसके रिगार्डिंग क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, और जिसके लिए किया उसने उसके रिगार्डिंग क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे, इन सब चीजों को कोरिलेट करके रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम, यही आपको ध्यान रखना है। वर्क डन बाय सिस्टम है तो हमेशा क्या होगा, आपका वर्क डन बाय सिस्टम निगेटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबको ये वर्क और हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वर्क एंड हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, रिप्लाई, work due to gravitational acceleration is called work due to gravitational acceleration is called रिप्लाई करो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो वर्क होता है उसे क्या बोलते हो, उसे क्या नाम देते हो आप, ग्रेविटेशनल वर्क। हाँ, ग्रेविटेशनल वर्क। ओके, वर्क ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ piston in a cylinder, work due to displacement of piston in a cylinder is called बच्चे टाइप करिए, वर्क ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इन ए सिलेंडर, मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल वर्क, गुड, मैकेनिकल वर्क, ये मैकेनिकल वर्क होता है। अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई किए हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया तो नाम हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है बच्चे, आइए अब हम लोग चलते हैं, अब थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में और मजा आएगी। अभी अभी हम कोई भी आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टर्म लेकर नहीं आए हैं। अब आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पहले ये स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बच्चे, स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी के रूप में इसको कंसीडर करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। बच्चे कुछ है नहीं, आप खुद रियलाइज करो यहीं पर, उसके बाद शब्द अपने आप बन जाएंगे। आपके हाथ में कोई भी एक मैटर है, बच्चे ध्यान दें, आपके हाथ में कोई भी एक मैटर लेकर बैठे ही हो, आप मैटर लिए हो, पेन लिए हो, मैटर लिए हो, आप ये कल्पना कर लो कि एज्यूम कर लो इस पूरे मैटर का जो मास है वो 1 ग्राम है। ठीक है बच्चे, 1 ग्राम। ठीक, अब क्या करो, इसी मास को बाहर से हीट सप्लाई करो। इमेजिन करना, बड़ा मजेदार चीज है ये। हीट सप्लाई करो और उसी मास से एक थर्मामीटर आप अटैच कर लो। ठीक है, थर्मामीटर, हीट सप्लाई करते जाओ और थर्मामीटर में ऑब्जर्वेशन करते चलो। जब थर्मामीटर 1 डिग्री, 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज को रिप्रेजेंट कर दे, इन थर्मामीटर में टेम्परेचर अगर 1 डिग्री राइज कर गया
क्योंकि जब थर्मामीटर आप लगाओगे तो उस दौरान उस मैटर का टेम्परेचर तो आपको पता हो जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। अब उसके बाद आप हीट सप्लाई करो और तब तक सप्लाई करते रहो जब तक उस मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज न कर जाए। ठीक, तो जितना हीट आपने सप्लाई किया दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो कैसे इसको सेट करोगे डेफिनेशन में? मैटर का मास कितना रहेगा बच्चे? 1 ग्राम रहेगा। हीट जो भी सप्लाई करो, बट कितना सप्लाई करना है? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए हम सभी लोग जितना भी हीट सप्लाई कर दें दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। द अमाउंट ऑफ हीट required to rise temperature of 1 gram of a substance through or by you can say 1 डिग्री। अब चूंकि डिग्री लगा है तो ये सेल्सियस कह दो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 डिग्री सेल्सियस कहना है, 1 डिग्री सेल्सियस आपको कहना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा? क्या मैंने समझाया तोड़ करके वो समझ में आया कि नहीं? बोलो भी, समझ में आया कि नहीं जो मैंने बताया आपको तोड़ करके? मीनिंग समझ में आ गया? हमारे पास एक मैटर, एक सब्सटेंस होगा, उसका 1 ग्राम होगा, उसका ही उसमें हीट सप्लाई करनी है। कितना सप्लाई करनी है? 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो आइए इसको डिफाइन करें। द अमाउंट ऑफ हीट which is required to rise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius is called specific heat. Specific heat is called specific heat. कंप्लीट हो गया बच्चे? अगर कंप्लीट हो गया तो आइए एक हेडिंग बनाइएगा, हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी। ठीक, यही से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चे। हीट कैपेसिटी क्या है,
ये कितने टाइप की होती है, सबका अपना अपना डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।